ये वीडियो आपके लिए इनफ है। इसमें मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है एंड कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं करे हैं, वो मैं वीडियो में बता दूंगा। एंड प्रीवियस ईयर का पेपर भी इसमें डिस्कस किया है, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर कैसा बनता है या फिर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं इसके नोट्स PDF नहीं करवाने वाला प्रोवाइड, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। रीज़न भी है कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से देख के पढ़ो और उसके नोट्स खुद बनाओ, उससे आपको अच्छा याद होगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो एक कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर कैसे होता है, आप टॉपिक्स को ऐसे समझना कि आप जैसे कंज्यूमर हो। ठीक है। सो आपका बिहेवियर कैसा होगा। पहला, वो डायनामिक होता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज डायनामिक, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि कोई नया ट्रेंड आया, कोई नए क्लोथ्स आ गया, कोई नया स्टाइल आ गया कि बैगी जीन्स पहन रहे हैं या जो भी है, या कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई कि आपको एक नया फ़ोन चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए। सो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई इससे काम चल रहा है तो चला लो। आप क्या बोलोगे कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया, मेरा माइंड है, मुझे तो अब नए ट्रेंड के साथ जाना है। सो आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है डायनामिक होता है, ये चेंज होता रहता है। इसके अंदर मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि आप मेंटली कैसे हो, क्या क्या आपकी चीज़ों को लेके राय होती है, या आप इमोशनली कैसे हो। सो ये सारी चीज़ें बहुत इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हर एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज डिफरेंट कंज्यूमर बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि कोई फ़ोन आपको पसंद आए, आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को पसंद आए। कोई गाड़ी आपको पसंद आ सकती है, किसी और को पसंद नहीं आ सकती, आपकी फैमिली मेम्बर में या आपके दोस्तों में ही। सो हर किसी का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। ये बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, साइकोलॉजी से, सोशल कल्चर के, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन क्या है। क्योंकि आप जो भी आप खरीदारी करते हो, आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग करते हो। आपका कोई फेस्टिवल है, आप उस फेस्टिवल से रिलेटेड चीज़ें खरीदोगे। किसी का कोई और फेस्टिवल है, वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदेगा। सो इन सब चीज़ों से आपका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। इट फोकसेस ऑन हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कैसे बाय करेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विसेज को, इसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड होता है। कंज्यूमर बाय टू सेटिस्फाई नीड एंड वांट्स। भाई आपका जो बिहेवियर है वो गोल ओरिएंटेड है। आप कोई फ़ोन लेना चाहते हो, कोई कार लेना चाहते हो, कोई भी चीज़ लेना चाहते हो। सो आपका एक गोल है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है और अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को। आपको कोई खाना खाना है या आपको कहीं बाहर जाके अच्छा कोई जगह पे घूमने जाना है, जो भी है आपका। सो ये आपका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। मोटिवेटेड बिहेवियर ड्रिवन बाय मोटिव्स लाइक प्राइस, क्वालिटी, स्टेटस। ये मोटिवेट होता है बिहेवियर के थ्रू। कैसे, जैसे कि आप कोई सपोज करो कि कोई गाड़ी है या कोई फ़ोन है, आप उसको देख रहे हो और आप ये सोचते हो कि भाई क्या स्टेटस है, इसको मैं खरीद लूँगा, समाज में मेरी इज्जत होगी, या अच्छी क्वालिटी का है, या लोग देखेंगे, या बहुत सस्ता मिल रहा है तो भी आप ले लोगे। सो इन सब चीज़ों पे बिहेवियर मोटिवेट रहता है। जैसे कि प्राइस, क्वालिटी, स्टेटस, कंफर्ट, कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग भी बाय करते हो। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वही, कि हर किसी का अलग अलग बिहेवियर होता है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से आ रही होंगी समझ में। बाकी आप ऐसे समझना, कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लोगे ना, वहाँ पर क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आगे आप आंसर लिख के ही आ जाओगे। ठीक है। वहाँ पर आपको टॉपिक से रिलेटेड और जो क्वेश्चन में पूछा है बस वो लिखना है। आप खुद का बना के लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का स्कोप क्या होता है, मतलब क्यों करते हैं हम स्टडी एक तरीके से। देखो, हम इसलिए करते हैं कि हमें कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स पता चल जाए। जब कोई कंपनी मार्केट में आती है, या फिर सपोज कोई फॉरेन कंपनी, कार कंपनी है, वो यहाँ आती है, तो वो ये देखेगी कि जो यहाँ के कंज्यूमर है ना, एक तो प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा है, ऊपर से आप उनको थोड़ा प्राइस के सही हिसाब से उनको एक अच्छी गाड़ियाँ दो जो उनके स्टेटस को बताए। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे महंगी महंगी गाड़ियाँ सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि समाज में उनकी एक रिस्पेक्ट हो सके, जबकि वो फाइनेंस को नहीं देखते कि हमारा कितना बजट है। हर चीज़ अपने बजट के हिसाब से खरीदनी चाहिए। बट वो ये है,
मैंने बताया आपको ये इन्फ्लुएंस होता है स्टेटस से कि भाई समाज में हमारी इज्जत होगी। ठीक है, हर किसी की बात नहीं है बट बहुत सारे लोग यही करते हैं। उसके बाद आता है बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कि कंज्यूमर की चीज़ों को समझना कि क्या नीड है उसकी, उसकी नीड रिकॉग्निशन करना, इंफॉर्मेशन सर्च करना, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, कि अलग अलग अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना कि भाई ये सारे प्रोडक्ट है, इसमें से क्या कंज्यूमर को पसंद आ सकता है, क्या उसका परचेज डिसीजन है, क्या उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर है, कि उसने कोई चीज़ खरीद ली उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा है उसको लेके, वो खुश है या वो परेशान हो रहा है या बार बार उसको सर्विस सेंटर पे जाना पड़ रहा है। ये होता है स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड ग्रुप्स, जैसे कि बताया एनालिसिस ऑफ मार्केट ट्रेंड्स एंड डिमांड पैटर्न्स, की मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या पैटर्न्स है डिमांड के, किस प्रोडक्ट में ज़्यादा डिमांड आ रही है, क्यों उसको पसंद कर रहे हैं। ये सारा ना कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके पता चलता है। आप कोई मोबाइल की शॉप पे जाते हो ना, तो वो पूछता है कैसा मोबाइल चाहिए, क्या चाहिए, वो आपकी स्टडी कर रहा है कि भाई मैं इसको इसके अकॉर्डिंग सामान दूं, ये नहीं कि कुछ भी इसको पकड़ा के भेज दूं। सो ये होता है स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट है रेलेवेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरी होता है ये बिजनेस को अंडरस्टैंड करता है, उसको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है। कोई गाड़ी लॉन्च हो रही है, मैं इनके एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आप इससे आप रिलेट कर पाओगे। कोई गाड़ी लॉन्च होती है, सो बहुत सारे लोग जाते हैं वीडियो बनाने के लिए कि इससे ऐसे फीचर है, ऐसे फीचर है, हम तो ये सोच रहे थे कि ऐसे फीचर आएंगे। सो वो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस को, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझने में हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इम्प्रूव्स मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। ठीक है, मतलब कोई कंपनी मार्केटिंग करना चाहती है, सो वो मार्केटिंग उसके अकॉर्डिंग तो करेगी कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है। सपोज आपको एक मोबाइल है और बहुत सारे लोग ना कैमरा देख रहे हैं कि भाई कैमरा अच्छा होना चाहिए, सो मोबाइल की जो कंपनी है वो क्या करेगी, वो उस मोबाइल के अदर फीचर्स को साइड रख के वो कैमरे पे ज़्यादा फोकस करेगी कि लोग ना कैमरे की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। सो वो दिखाएगी, सो इससे मार्केटिंग में उनको हेल्प मिलेगी और लोग उनका प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इसमें रिटेंशन में हेल्प मिलती है। भाई जब उनको समझ में आ जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, सो वो कस्टमर खुश भी हो जाता है, उनके साथ रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये थोड़ा याद रख लेना कि कंज्यूमर बिहेवियर की एप्लीकेशन कहाँ होती है, कि कहाँ इसको अगर हम पढ़ते हैं तो ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है। मार्केटिंग में काम आता है, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी मार्केटिंग कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग करती है कि वो क्या चाह रहे हैं उनकी स्टडी करके। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, जब कंपनी को समझ में आ जाता है कि कस्टमर को क्या प्राइस चाहिए, किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट चाहिए उसको, या किस प्राइस पे वो खरीद लेगा, उसके हिसाब से वो उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज करेंगे। ब्रांडिंग में हेल्प मिलती है। रिटेल मैनेजमेंट होता है, स्टोर लेआउट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड कस्टमर सर्विसेज। कंज्यूमर को समझ, मतलब जब कोई कंपनी कंज्यूमर को समझ जाती है, सो वो उसी हिसाब से स्टोर का डिज़ाइन करती है कि भाई कस्टमर को एक बड़ी स्पेस वाले ज़्यादा पसंद है जगह, की भाई भीड़ी भीड़ी ना हो, या फिर उसको पर्सनल चाहिए कोई साथ में बात करने वाला। इसीलिए आपने देखा होगा जो ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं यहाँ पर वो पर्सनली आपसे आगे बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बात करने से ना पता चलता है कि कस्टमर चाह क्या रहा है। पब्लिक पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, कि भाई आप कंज्यूमर को पढ़ते हो, सो आप पब्लिक पॉलिसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज और अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला सकते हो, तो ये यहाँ पर यूज़ होता है कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग डिसीजन। ये आपका क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर के पेपर में, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसको पढ़ लेना। बताता हूँ मैं इसको। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग डिसीजन, कि आप कंज्यूमर बिहेवियर को जब अंडरस्टैंड करते हो, सो वो मार्केटिंग में कैसे हेल्प करता है, क्या मार्केटिंग डिसीजन करने में वो इम्पोर्टेंट कितना रोल प्ले करता है। ये अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, मैंने बताया जैसे कि जब कस्टमर की नीड और वांट समझ में आ जाती है ना, सो वो मार्केटर्स को आइडेंटिफाई हेल्प करता है, जैसे कि हेल्प्स
मार्केटर्स आइडेंटिफाई व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली नीड, प्रेफर एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो वो उसके हिसाब से ही मार्केटिंग करते हैं कि उनको क्या चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर लोग कैमरे की डिमांड कर रहे हैं तो वो उनकी मार्केटिंग कैमरे पे ज़्यादा फोकस होगी। अगर वो कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ हो या फिर लंबे टाइम तक चले वो एक बार चार्ज करने पे, सो वो जो कंपनी है मार्केटिंग की वो उसके हिसाब से मार्केटिंग करेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को समझ लिया है। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ जाते हो सो आप अलग अलग उसको सेगमेंट कर लेते हो कि भाई 50 लोग हैं इनको कैमरे वाला फ़ोन ज़्यादा चाहिए, 50 लोग हैं इनको गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए, 50 लोग हैं इनको अलग से डिवाइड कर दो, इनको ऐसा फ़ोन चाहिए जो जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो या लंबा एक बार चार्ज करने पे काफ़ी लंबे टाइम तक चल सके। ठीक है। सो वो इनको डिवाइड कर देते हैं और आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन पे वैसे नोटिफिकेशन आते हैं जो आप देखते हो या स्क्रॉल करते रहते हो, क्योंकि वो कंपनी समझ जाती है कि इसको दूसरी चीज़ें दिखाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको वो दिखाओ जो इसको चाहिए और फिर आप उसको खरीद लेते हो। प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है। प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स इन डिसाइड एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, मीडिया सिलेक्शन, प्रमोशनल टूल्स। कंज्यूमर बिहेवियर को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, आपको ये समझ में आया कोई कंपनी है, कोई साबुन बनाने की या दूसरी कंपनी है कोई, वो मार्केटिंग कहाँ करेगी या फिर वो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो जनरली गाँव में यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। सो वो अपनी मार्केटिंग ना न्यूज़पेपर में करवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि गाँव में न्यूज़पेपर जाता है, सब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उनको सेल्स ज़्यादा निकल सकती है। सो कंज्यूमर बिहेवियर जब समझ जाते हैं ना कि हमारे कंज्यूमर किस इलाके से आते हैं, कहाँ के हैं, सो वो उसके हिसाब से मीडिया सिलेक्शन, प्रमोशनल टूल्स या फिर मैसेज में क्या लिखना है। आप कभी नोटिस करना कि जो गाँव में ऐड दिखाए जाते हैं या फिर जो लोकल न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं वो अलग लैंग्वेज में लिखे होते हैं और जो आपको टीवी पे दिखाए जाते हैं वो अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे किसको कैसे समझाना है। ठीक है। जो ट्रैक्टर्स के ऐड होते हैं ये थोड़े गाँव के स्टाइल में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस डिसीजन, ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग में भी हेल्प करता है। आप इसको पढ़ लेना, ईजी है। बस ये चीज़ याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आया है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मतलब जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको मोटिवेशन, मतलब ये बताया था कि साइकोलॉजी, सोशल कल्चर, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस साइकोलॉजिकल पर्सनल फैक्टर दैट शेप बाइंग डिसीजन, कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है या आपके पर्सनल फैक्टर्स क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। आप अगर बुक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हो सो आप बुक्स खरीदोगे, या आपको बुक्स अच्छी नहीं लगती, किताबें अच्छी नहीं लगती, कुछ और चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, सो आप वो बाय करोगे। सो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि आप कोई भी इंसान हो सो आप कुछ भी बाय कर लोगे। आपकी जैसी पर्सनैलिटी है आप वो चीज़ें बाय करते हो। जैसा कि पहला डिटर्मिनेंट है रोल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स दैट प्रमोट्स कंज्यूमर टू एक्ट। ठीक है। इट अराइजेस ड्यू टू अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स। मोटिवेटेड कंज्यूमर एक्टिवली सर्च फॉर प्रोडक्ट दैट कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब आप किसी चीज़ को लेके मोटिवेट हो कि भाई मुझे तो जिम करनी है, मुझे फिटनेस करनी है, आप मोटिवेट हो गए, सो आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाओगे, या आप सप्लीमेंट्स लोगे। ठीक है। प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें। सो ये आपकी मोटिवेशन है जो आपको खरीदने पे मजबूर करेगी चीज़ें। नीड कैसी कैसी हो सकती है आपकी, जैसे कि फिजियोलॉजिकल हो सकती है, सेफ्टी हो सकती है, सोशल एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो जैसे कि आपको फूड कैसा पसंद है, आप क्लोथिंग कैसी पहनते हो, सेफ्टी जैसे कि इंश्योरेंस, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हो गए, सोशल बिलोंगिंग, एक्सेप्टेंस, एस्टीम, स्टेटस, ब्रांड। सो ये सारी चीज़ें ये आपकी नीड्स हो सकती हैं। ठीक है। मोटिवेशन इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट चॉइस, ब्रांड प्रेफरेंस एंड बाइंग इंटेंसिटी। आपकी जो मोटिवेशन है वो डिसाइड करती है कि आप कौन से ब्रांड का खरीदोगे। जैसे कि
आप दही लेते हो या दूध लेते हो, सो आप अमूल की तरफ जाते हो क्योंकि उसका नाम भी बहुत सुना है और वो अच्छे प्रोडक्ट भी देते हैं। सो ये आपका पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, हो सकता है कि कोई और कुछ और बाय करे। सो ये होता है कि मोटिवेशन ये सब इन्फ्लुएंस कर देती है कि आप किस ब्रांड को चूज करोगे, कितना सामान खरीदोगे या क्या प्रोडक्ट की चॉइस होगी, ये सब। सेकंड पॉइंट है पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। पर्सनैलिटी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे पर्सन हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या खरीदोगे। कौन, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी, आपके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, एग्रेसिवनेस होती है और सोशेबिलिटी होती है। सो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये डिपेंड करती है, मतलब ये बाय सामान खरीदने में बहुत हेल्प करती है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे तरीके के इंसान हो, उसके हिसाब से आप सामान खरीदते हो। ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज हाउ कंज्यूमर सी देमसेल्फ, एक्चुअल सेल्फ आइडिया, मतलब वो खुद को कैसे देखते हैं। इन सब चीज़ों पे ना डिपेंड करता है कि आप क्या सामान खरीदोगे, आप खुद को कैसे देखते हो। आप अगर ये सोचो कि आप किसी को आप किसी पर्सन को अपने साथ रिलेट कर पा रहे हो कि भाई ये इंसान तो मेरे जैसा है, या आप कहीं मूवी में देख लेते हो या कहीं और देख लेते हो, सो आप उसकी जैसी चीज़ें खरीदने की कोशिश करो कि भाई इसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए। मार्केटर्स डिज़ाइन प्रोडक्ट एंड एड्स टू अपील टू स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप्स, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स चीज़ें पसंद है तो स्पोर्टी टाइप की चीज़ें पसंद है, स्पोर्ट्स कार, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पसंद है, सो उसके हिसाब से आपको मार्केटिंग होगी। आप लग्जरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हो, आप ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ करते हो, ब्रांडेड क्लोथ्स यूज़ करते हो। सो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको, मतलब देखा है ना आपने, बहुत लोग आपकी फैमिली में मतलब होंगे ऐसे मेंबर जिनको ये है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं तो अच्छे लग्जरी प्रोडक्ट ही पहनूंगा, चाहे कुछ हो जाए, उनको ही यूज़ करूंगा मैं, या अच्छे कपड़े ही पहनूंगा। सो वो वैसे ही सामान खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। सो पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है अटेंशन एंड परसेप्शन। अटेंशन इज द प्रोसेस बाय विच कंज्यूमर फोकस ऑन सर्टेन स्टिमुली लाइक एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग और डिस्प्लेस। कि भाई आपका अटेंशन कैसा है, कि आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया गया और आपने इसको कितनी देर तक देखा, या उसकी आपने मतलब डिस्प्ले कैसे हो रहा है वो प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। कंज्यूमर डू नॉट पे अटेंशन टू ऑल मार्केटिंग मैसेजेस, दे सेलेक्ट ओनली रेलिवेंट वंस। जैसे कि आपके पास कोई मैसेज आता है, अगर वो आपके काम का है तो आप उसको ही देखना पसंद कर दोगे, मतलब आप उसको देखना पसंद करोगे। ये नहीं है कि आप कुछ भी, कोई भी ऐड आया उसको आप देखने लग गए। आपसे जो रेलेवेंट है, कोई फिटनेस का ऐड आया आप वो देखोगे, या कोई और ऐड आया आप वो देखोगे। ठीक है। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन इज हाउ कंज्यूमर इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड गिवन मैसेज। कि भाई हर किसी की परसेप्शन अलग होती है। जैसे कि हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट दिखाया गया हो, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो किसी प्रोडक्ट को लेके उनके परसेप्शन बहुत अलग हो कि हमें तो ये पसंद नहीं है, जबकि वो चीज़ बहुत हेल्दी हो सकती है या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, पर उनका माइंड क्या हो, उनकी परसेप्शन ये बनी हो कि ये तो बहुत बेकार चीज़ है, इसको तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि परसेप्शन हर हर किसी की अलग अलग होती है और वो कैसे उस चीज़ों को समझता है। एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस परसेप्शन इंक्लूड ब्रांड इमेज, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पास्ट एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजिंग, मैसेजेस। जैसे कि मैं बताता हूँ दोबारा से, आपके पेरेंट्स को सपोज वो बजाज के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो टाटा के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सो उनकी परसेप्शन बन गई है कि हम तो यही यूज़ करेंगे, चाहे कोई कितनी ही अच्छी गाड़ी लिया है, चाहे कोई कितना ही अच्छा प्रोडक्ट लिया है, हमारी परसेप्शन ये बन चुकी है कि बजाज है तो सब कुछ अच्छा है और यही अच्छा प्रोडक्ट है, या टाटा है सो यही अच्छी गाड़ी बनाते हैं। सो ये परसेप्शन बन जाती है। ठीक है। सो इसके ऊपर भी आप सामान कैसे खरीदते हो वो डिपेंड करता है। और मुझे एक चीज़ बतानी थी, अभी बताता हूँ। जो ब्लू से ये हाईलाइटेड है हेडिंग्स, ये मेन हेडिंग है, और जो येलो से है वो इसके अंदर की सब हेडिंग है। सो जो भी ब्लू से हाईलाइटेड है वो मेन हेडिंग है, और जो येलो से हाईलाइटेड है वो उसकी सब हेडिंग है। ठीक है। अब जैसे कि इनकी मेन हेडिंग क्या होगी, कंज्यूमर एटीट्यूड, फॉर्मेशन एंड चेंज। सो कंज्यूमर एटीट्यूड रेफर्स टू लर्न tendency to respond
फेवरेबल, फेवरेबली और अनफेवरेबली टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विसेज। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस ब्रांड प्रेफरेंस, परचेज डिसीजन एंड लॉयल्टी। वही कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपने क्या सीखा है। आपने सपोज कोई गाड़ी है, किसी ने उसके बारे में कुछ, आपने उसके बारे में 4-5 लोगों ने कुछ बेकार बता दिया कि ये तो बेकार है, ऐसी है वैसी है। सो आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा उस गाड़ी को लेके कि भाई ये तो बेकार है, भले ही वो अच्छी हो। उन लोगों के साथ कोई गड़बड़ी हो गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गाड़ी ही खराब हो। ठीक है? सो आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि ये तो बेकार चीज़ है। फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड, एक कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है वो कैसे फॉर्म होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है, वो आपको अच्छा लगा, सो आपका एटीट्यूड उसको लेके पॉजिटिव रहेगा। आपकी फैमिली सोशल इन्फ्लुएंस, जैसे कि आपके कोई फैमिली मेंबर बता देते हैं कि भाई उन्होंने यूज़ किया होता है वो प्रोडक्ट, तो वो कहते हैं कि भाई ये अच्छा है। आप फैमिली मेंबर्स पे यकीन कर लेते हो, या अपने फ्रेंड्स पे, आपके फ्रेंड बोल देते हैं कि भाई ये वाला आप ईयरफोन ले लो, या ये फ़ोन अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी है। सो आपका जो एटीट्यूड है वो फैमिली और सोशल इन्फ्लुएंस पे भी फॉर्म होता है। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, कि भाई कंपनी की मार्केटिंग कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है। जैसे कि नैनो गाड़ी थी, नैनो अच्छी गाड़ी थी, छोटी गाड़ी, और मिडिल क्लास के लिए या फिर जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम थी उनके लिए अच्छी थी। पर वो मार्केटिंग में फेल हो गए। उन्होंने कैसे दिखाया उस गाड़ी को कि वो एक गरीबों के लिए गाड़ी है, जबकि कोई भी, भले ही उसके पास कम पैसा हो, पर वो इंडिया में सुनना पसंद नहीं करता कि मुझे कोई गरीब बोल रहा है। ठीक है? अब कोई मिडिल क्लास उस गाड़ी को अपने घर में खड़ी करेगा, सो आसपास के जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, तो गरीबों की गाड़ी है, थोड़े बहुत और पैसे डाल देता तो अच्छी गाड़ी आ जाती। सो ये परसेप्शन बना दी, उन लोगों का एटीट्यूड ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग में फेल हो गए। अगर मार्केटिंग और कम्युनिकेशन अच्छा किया जाए, सो कंज्यूमर खुश हो जाता है। कल्चर सोशल, कि आप किस कल्चर से आते हो, इस पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया था। लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन, कि आपकी लर्निंग कैसी है, आप क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो। कि आप देखते होंगे कि हर जगह सोशल मीडिया पे टाटा की गाड़ी को स्ट्रॉन्ग बताता है कि भाई कोई दूसरी गाड़ी आई, वो इसमें ठुक गई, वो पूरी खत्म हो, टाटा यूं की यूं ही खड़ी है। सो आप इन्फॉर्मेशन क्या कंज्यूम कर रहे हो, उस पे भी आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। इस बार वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आप वो चीज़ें समझ लो। ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर पेपर कुछ घुमा फिरा के भी आ गया, सो आप कर पाओगे। नेक्स्ट है चेंज इन कंज्यूमर एटीट्यूड। कंज्यूमर का एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, पहले हमने कैसे पढ़ा कि वो कैसे फॉर्म होता है, कि भाई एक एटीट्यूड कैसे बनता है कंज्यूमर के अंदर, उसके पास्ट एक्सपीरियंस पे। ठीक है? उसके फैमिली सोशल इन्फ्लुएंस पे, मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे, या किस कल्चर से वो बिलोंग करता है। अब हम ये सीखेंगे कि वो चेंज कैसे हो सकता है। ठीक है? कि आपका किसी पर्टिकुलर गाड़ी को लेके कुछ एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, सो वो कैसे चेंज होगा। न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, कि आपने कोई नई बात सुनी उस गाड़ी के बारे में, या आपने नया एक्सपीरियंस हुआ कि आप उस गाड़ी में जो बेकार सी आपको लगती थी, आप उसमें पहली बार बैठे और वाह, आपको तो बहुत अच्छी लगी वो। आपका जो एक्सपीरियंस है वही चेंज हो गया, सो आपका एटीट्यूड भी चेंज हो गया। चेंज इन कंज्यूमर नीड एंड प्रेफरेंस, कि भाई आपकी ज़रूरतें चेंज हो गई, आपको अच्छी लाइफस्टाइल चेंज हो गई आपकी। जैसे कि जब आप कमाने लगते हो, सो पहले तो आप 200-300 रुपए के सामान खरीद लेते हो, उसमें भी 50-60 रुपए कम करवाते हो। पर जब आप कमाने लगते हो अच्छा खासा, सो आपकी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाती है। ठीक है? परसुएसिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग एंड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी होते हैं, वो कपड़े पहन पहन के आते हैं अलग अलग ब्रांड के, सो लोग उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सो वो भी आपका बिहेवियर चेंज कर देते हैं। या फिर अच्छी एडवर्टाइजिंग करी जाए, सो वो भी आपका बिहेवियर चेंज कर देती है। प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग, कि भाई प्रोडक्ट के बारे में, पहले तो एक मोबाइल था, उसका कैमरा दिखा के एडवर्टाइजिंग चल रही थी, पर वो लोगों को इतना पसंद नहीं आया, तो वो उन्होंने क्या किया, दोबारा से उसको रीपोजिशन किया। और अब उन्होंने क्या किया, अब उस फ़ोन के कैमरे के फीचर ना दिखा के दूसरे फीचर्स भी दिखाना शुरू किए। इससे लोगों के माइंड में वो प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग हो गई, अब वो चेंज हो गई इमेज एक तरीके से। सोशल एंड कल्चर चेंजेस, जैसे कि सोशल ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, और लोगों के कल्चरल चेंज जो होता है, इसकी वजह से भी कंज्यूमर का जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है।
कंज्यूमर वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर वैल्यूज आर बिलीफ अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जैसे कि आप वैल्यू करते हो चीज़ों को, कि आपको एक सोशली रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद है, या आपको हेल्दी लाइफस्टाइल पसंद है, या आपको क्वालिटी स्टेटस ये सब पसंद है। ठीक है, कि आप ऐसे इंसान हो कि आपको सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, या कुछ खरीदोगे सो वो किसी ब्रांड का होना चाहिए, या आप हेल्दी रहना चाहते हो। सो ये आपका क्या है, आपकी वैल्यूज है, जो पर्सनल आपकी वैल्यू होती है। लाइफस्टाइल की भाई आप रेफर्स टू हाउ कंज्यूमर लिव, कि भाई वो आप कैसे रहते हो, कि आप कैसे खर्चा करते हो, कैसे पैसे को यूज करते हो, या आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। कंज्यूमर वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल ये इन्फ्लुएंस करती है कि भाई आपकी चीजों को लेके वैल्यूज कैसी है। अगर आपकी वैल्यूज हेल्थ को लेके ज्यादा है तो आप हेल्दी प्रोडक्ट खरीदोगे। आपको क्वालिटी चाहिए, कि क्वालिटी लोकल प्रोडक्ट नहीं लूंगा, बिल्कुल क्वालिटी का चाहिए। सो ये आपकी वैल्यूज है। ठीक है, लाइफस्टाइल आपको समझ में आ गया। अब करते हैं आगे। सो कंज्यूमर वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल क्या होती है, आप यहाँ पर पढ़ लेना। इजी है कि वैल्यू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बाइंग बिहेवियर, कि भाई आपकी वैल्यूज ज़्यादा हाई है चीज़ों को लेके, या फिर आप ऐसे इंसान हो कि आपको कोई भी चीज़ चल जाती है, कि भाई ब्रांडेड पहनने की नीड नहीं है, मैं तो कैसे कपड़े पहन लेता हूँ। सो उस पर भी आपका आज जो बाइंग बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टेटस प्रेस्टीज, की आप कैसे कैसे स्टेटस में रहते हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत स्टाइल मारते हैं कि हम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही लेते हैं। सो वो उनकी वैल्यूज़ है। कंज्यूमर लाइफस्टाइल, कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो, लग्जरी ओरिएंटेड हो, कि लग्जरी प्रोडक्ट्स ही चाहिए आपको, टेक्स हैवी हो, कि भाई आपको टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए, या फिर आप ट्रेडिशनल, कि भाई मुझे तो सिर्फ मैं हमेशा ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा वो करता हूँ प्रेफर। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। इन सब चीज़ों के बेस पे आप सामान खरीदते हो, कि आपकी लाइफ में वैल्यूज़ क्या है और आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कैसे जीते हो, आप कैसे रहते हो, कैसे खर्चा करते हो। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सो जो हमने पहले पढ़े थे वो इंटरनली थे एक तरीके से। ठीक है, जो मोटिवेशन था, जो पर्सनैलिटी था, ये तो इंटरनली था। कल्चर ये एक्सटर्नल हो जाता है। सो एक्सटर्नल जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कि ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके बाहर है वो। जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे रखते हो, आपकी मोटिवेशन क्या है, ये तो सब आपके हाथ में है। सो कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं होती, जिन पे बाइंग बिहेवियर आपका डिपेंड रहता है। ठीक है, सो करते हैं आगे। सो फर्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या सामान खरीदोगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, प्रेफरेंस फॉर ट्रेडिशनल क्लोथिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, कि आप जो फेस्टिवल्स होते हैं उस पर ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हो। सो ये क्या है, ये आपका कल्चर ही तो है। अगर आप किसी बाहर के कल्चर से, जैसे होता है ना बाहर के देश में जो लोग होते हैं वो अपने फेस्टिवल्स पे अलग अलग ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, या बहुत बार फॉर्मल्स में रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें, अगर आप वेजिटेरियन हो सो आपकी फूड चॉइस जो है वो उस पर डिपेंड रहती है, कि आप एक अलग रिलीजन से आते हो, एक अलग कल्चर से आते हो। सो आपका जो बाइंग बिहेवियर है वो उस पर डिपेंड रहता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो। ठीक है, बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे करते हैं। अब सब कल्चर क्या हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ सब कल्चर। सो ये भी एक एक्सटर्नल एक डिटर्मिनेंट है जिसपे कि आपका बाइंग बिहेवियर डिपेंड करता है। जैसे कि आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो और उसके अंदर अलग अलग एज के लोग होंगे ना, अलग अलग ऑक्यूपेशन के, जो अलग अलग भाषा बोलते होंगे। जैसे कि बहुत से एक रिलीजन है हिंदू, उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे कल्चर के, जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो नॉन वेज भी खाते होंगे, बहुत सारे वेज भी खाते होंगे। सो ये होता है कि एक बड़े कल्चर के अंदर जो छोटे ग्रुप्स होते हैं वो सब कल्चर होता है। जैसे कि एक बड़े ग्रुप के अंदर बड़े ग्रुप के अंदर अलग अलग लोग एज के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग ऑक्यूपेशन के रहते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ सब कल्चर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे कि सब कल्चर क्रिएट्स स्पेसिफिक कंजप्शन पैटर्न्स, जैसे कि रीजनल फूड प्रेफरेंस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, कि एक आप हो तो हिंदू ही या आप हो तो मुस्लिम ही, बट हर जगह अलग अलग
स्टेट में खाना अलग होता है, हिंदू होके भी वहाँ पर वो अलग खाना खाते हैं क्योंकि वो अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहाँ का खाना ही वही है। सो ये एक सब कल्चर का पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ लेना, इजी है कि इन्फ्लुएंस ब्रांड चॉइस प्रोडक्ट टाइप, कि आप क्या खरीदोगे, किस ओकेशन पे क्या प्रोडक्ट खरीदोगे, ये आपके सब कल्चर इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। ठीक है, अब करते हैं आगे। बेसिक मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर थिंक, फील एंड एक्ट while मेकिंग परचेज डिसीजन। These मॉडल्स हेल्प मार्केटर्स अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट बाइंग बिहेवियर। जैसे कि पहला मॉडल है इकोनॉमिक मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। पहला मॉडल है इकोनॉमिक मॉडल, जैसे कि जो कंज्यूमर होता है ना, वो ये कोशिश करता है कि वो कम पैसे में अच्छे से अच्छा सेटिस्फेक्शन ले पाए या फिर ऐसा प्रोडक्ट खरीद खरीद पाए जिससे उसका काम हो जाए कम से कम पैसे में। ठीक है, सपोज आपको फ़ोन चाहिए, आप आपका काम 10-12 हज़ार में हो जाएगा, 10-12 हज़ार के फ़ोन आजकल अच्छे आ जाते हैं, या कोई 7-8 हज़ार में, 6-7 हज़ार में एक अच्छा फ़ोन ला सकता है जिससे उसका काम चल जाए। सो वो क्यों 25-30 का लेगा जबकि उसकी इनकम लो है, उसको कम कमाता है। ठीक है, सो जो कंज्यूमर होता है ना, वो इमोशन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं, वो बस ये कोशिश करता है कि मेरा काम हो जाए। जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर है, पिज़्ज़ा महंगा आता है, बर्गर सस्ता आता है। ठीक है, या आजकल ऐसा भी हो सकता है कि पिज़्ज़ा सस्ता वाला भी हो, कि 60-70 रुपए वाला भी आता हो। सो ऐसा हो सकता है कि उसको पिज़्ज़ा पड़ रहा हो 150 रुपए का, 200 रुपए का, बर्गर पड़ रहा हो 100 रुपए का, 60-70 रुपए का अच्छे वाला। सो वो पिज़्ज़ा ना खा के वो बर्गर खा लेगा, वो कहेगा चल ठीक है काम तो हो ही गया, पेट भर गया। सो वो ये नहीं देखेगा कि पिज़्ज़ा महँगा भी आएगा, ऊपर से एक तो वहाँ प्राइस आ गया, ऊपर से वो उसका पेट ही तो भरना है, तो वो खा के काम चला लेगा। जबकि वो इमोशन को उसको अच्छा लगता होगा पिज़्ज़ा, पर वो उसको नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइस को और सैटिस्फैक्शन को देखेगा कि भाई प्राइस भी कम है, मेरा काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल मॉडल, फोकसेस ऑन इंटरनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, बिलीफ। वो ये सोच के नहीं खरीदेगा कि ये कितने पैसे का है या फिर क्या है। वो अगर उसकी चॉइस उस प्रोडक्ट को लेके, उसका एटीट्यूड, मोटिवेशन, परसेप्शन सही है, सो वो उस प्रोडक्ट को खरीद ही लेगा। जैसे कि एग्जांपल, ब्रांड लॉयल्टी ड्यू टू इमोशनल अटैचमेंट, कि आपको कोई पर्सनल ब्रांड पसंद है, आपको ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, आपकी पर्सनल अटैचमेंट हो गई है, सो आप उसको ही खरीदोगे। ठीक है, ऐसा होता है। या कोई प्रोडक्ट है, वो आपने यूज़ किया, ठीक है, और उसने आपकी लाइफ ही चेंज कर दी, आपकी पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है कि भाई ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कोई फिटनेस का प्रोडक्ट है, आपने कोई प्रोटीन लिया, वो बहुत अच्छे ब्रांड का था और वो आपने कंज्यूम किया, उससे आपकी हेल्थ फिटनेस अच्छी होने लगी। सो आपका जो पर्सनल अटैचमेंट है ना, उसको लेके अच्छा हो जाएगा। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल मॉडल ये होता है, इस पे बाइंग बिहेवियर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल मॉडल। सो ये मॉडल क्या होता है, ये बताता है कि आपका जो बाइंग डिसीजन है ना, वो आपकी सोसाइटी पे, सोशल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, सोशल क्लास, कल्चर एंड सब कल्चर, इसके बारे में बात कर चुके हैं। बाइंग ब्रांडेड क्लोथ्स टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस, जैसे कि आप ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हो या ब्रांडेड कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई बाइक ले रहे हो या गाड़ी ले रहे हो, सो ताकि समाज आपको एक वैसी नज़रिए से देखे कि भाई हाँ भाई इसमें भी कुछ बात है, ऐसे करके। जबकि ये सब नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, भाई आपके जैसे फाइनेंस है, आपकी जैसी लाइफस्टाइल है, जितना आपका बजट है उसके हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, सो ये है बेसिक सोशियोलॉजिकल, की फैमिली, इन सब चीज़ों पे आपका बाइंग बिहेवियर डिपेंड रहता है। हॉवर्ड सैथ मॉडल, अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक मॉडल, मतलब ये जो मॉडल है ना, ये बताता है कि एक जो पर्सन है ना, वो इन मतलब सीखता है, वो खरीदने से पहले ना एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जाता है खरीदने से पहले। जैसे कि इनपुट वेरिएबल, इनपुट क्या हुआ, उसने एक मार्केटिंग मार्केटिंग कोई एडवर्टीजमेंट देख लिया, सो उसके माइंड में अब इनपुट चला गया कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, उसने इनपुट देख लिया। अब किसी ने उसके बारे में ये बता दिया कि भाई वो अच्छा प्रोडक्ट है, ले ले। अब उसका एटीट्यूड भी बन गया कि भाई
हो गया भाई, अब तो आ गया, उसने मार्केटिंग भी देखी, इनपुट आ गया उसको, अब उसने किसी ने बता दिया कि वो अच्छा है, सो अब तो हो गया उसका काम। उसके बाद आउटपुट क्या आएगा, वो जाके खरीद लेगा उसको। सो ये होता है। सो होवर्ड सैथ मॉडल जो होता है ये बताता है कि एक जो पर्सन होता है, एक जो कंज्यूमर होता है, वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। आपने कोई लैपटॉप देखा, उसकी एडवर्टीजमेंट देखी, फिर आपने, वो आपका इनपुट चला गया, आपने माइंड में बना लिया कि मुझे ये लेना है। फिर आप और आगे आगे जाते हो कि भाई अब कितना बजट है मेरा। सो ऐसे वो बाइंग डिसीजन करता है। नेक्स्ट है एंजल कॉलकैट ब्लैकवेल मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है आपके प्रीवियस ईयर में, और निकोसिया मॉडल भी आया है। सो ये मॉडल क्या बताता है, एंजल कॉलकैट ब्लैकवेल EKB क्या बताता है कि जो फोकस ऑन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। जैसे कि वो ये फाइंड आउट करता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों, क्या खरीदना है उसको, क्यों खरीदना है। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है, फिर इवेलुएट करता है, 4-5 और प्रोडक्ट देखता है वैसे ही। उसके बाद वो परचेज डिसीजन करता है, और फिर उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है कि उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। हाईलाइट्स इन्फ्लुएंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। सो बेसिकली ये जो मॉडल है ना, ये फोकस करता है कि कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है ना, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा तब वो बाय करेगा। और होवर्ड सैथ का मॉडल क्या था कि वो सीखते सीखते बाय करेगा, लर्निंग प्रोसेस, कि भाई उसने कोई मार्केटिंग देख लिया, उसने खरीद लिया। लेकिन इस मॉडल में क्या है, एंजल कॉलकैट में, कि इसमें वो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहा है कि मुझे क्यों लेना है, उसके बाद वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है, फिर जाके ये सब कर रहा है। निकोसिया मॉडल में क्या था, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड कंज्यूमर। ये बताता है कि एक कंज्यूमर और एक कंपनी के, एक फर्म के बीच में क्या रिश्ता है, कि भाई जो फर्म है उसकी मार्केटिंग मैसेज कैसे होते हैं, कंज्यूमर को लेके उसका एटीट्यूड, मतलब कंज्यूमर एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसा है, या कंज्यूमर का एटीट्यूड उस कंपनी को लेके कैसा है, फीडबैक आफ्टर परचेज, ठीक है, इम्फेसिस कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। निकोसिया जो ये मॉडल है इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, इन दोनों को, ये आए थे प्रीवियस ईयर में, सो देख सकते हो। सो इसमें क्या है बेसिक सा, कि जो पूरा बाइंग बिहेवियर है ना, वो कम्युनिकेशन और फीडबैक पे डिपेंड करता है, कि कंपनी ने कैसा कम्युनिकेशन किया, कस्टमर ने कैसा फीडबैक दिया, उसके हिसाब से कंपनी फिर प्रोडक्ट बनाएगी और वो खरीद लेगा। ठीक है, बाकी ये डिटेल में बहुत अच्छे से होते हैं, बट मैं बेसिक सा ओवरव्यू बता रहा हूँ क्योंकि आपको वहां पर बस लिख के आ जाना है, बाकी आप इसको डिटेल में कर सकते हो। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। सो बताता हूँ मैं क्या होता है। सो पहला होता है प्रॉब्लम रिकग्निशन, कि भाई खरीदना क्यों है। आपने जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये मोबाइल फोन बिकम्स स्लो एंड आउटडेटेड। सो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप जो फोन चला रहे हो उसमें ऐप डाउनलोड नहीं हो रहे, आउटडेटेड हो गया है वो, या वो हैंग होके चलता है, स्लो चलता है। सो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई, कि आपने रियलाइज कर लिया कि आपको क्यों लेना है, क्या प्रॉब्लम है आपकी। उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च करोगे आप ऑनलाइन जाओगे, रिव्यू देखोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे, यूट्यूब पे आजकल सारी वीडियोस होती है, हर फोन का रिव्यू होता है। ठीक है, सो आप वहां जाके चेक करोगे। सो ये क्या है, सेकंड प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन सर्च। पहला प्रॉब्लम रिकग्निशन, कि भाई आपको क्यों लेना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आपको कुछ खरीदना पड़ रहा है। इंफॉर्मेशन सर्च हो गया। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, कि भाई मार्केट में बहुत सारे फोन है, आपको कौन सा लेना है, आप वो डिसाइड करोगे। उसके बाद परचेज डिसीजन, कि फिर आप जाके खरीद लोगे। बायस वन प्लस बिकॉज इट ऑफर बेस्ट वैल्यूज। सो आपने पूरा इंफॉर्मेशन सर्च किया और आपने देखा कि ये थोड़ा बजट में भी है, सही भी है, सारी चीजें इसमें जो मुझे चाहिए, सो आपने खरीद लिया। फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ पोस्ट परचेज बिहेवियर, कि भाई आपने खरीदने के बाद वो अगर मोबाइल अच्छा लगा, या फिर वो हीट हो रहा है, या फिर वो उसकी बैटरी जल्दी जा रही है, सो फिर आपका जो बिहेवियर है वो ये होगा, पोस्ट परचेज बिहेवियर, आप खुश नहीं हो उस प्रोडक्ट से एक तरीके से। सो आप दूसरों को कहोगे कि बहुत बेकार फोन है, मत खरीदना। ठीक है, अगर सेटिस्फाई हो गए, भाई खुश हो गए कि भाई बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सो आप जाके आगे 50 लोगों को भी बताओगे कि भाई मैंने ये फोन लिया था, बहुत बढ़िया चल रहा है, तू भी खरीद ले। सो ये होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। 5 स्टेप होते हैं, प्रॉब्लम रिकग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज बिहेवियर।
नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिकग्निशन। सो ये आपको बताया मैंने कि क्या होती है। फर्स्ट स्टेज होता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। इसमें हम मेन ये पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो जो प्रॉब्लम रिकग्निशन है वो इंटरनली स्टिमुली और एक्सटर्नल से आती है। इंटरनली मतलब आपको भूख लग रही है सो आप जाके खाना खा लोगे, वो आपकी इंटरनल है। नीड ऑफ रिप्लेसमेंट, कि आपको मोबाइल अच्छा नहीं लग रहा, आपको रिप्लेस करना है, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल एडवर्टाइजिंग, फ्रेंड, सोशल मीडिया। आपने एडवर्टाइजिंग में देखा कि भाई ये फ़ोन तो अच्छा लग रहा है, इसको खरीद लेते हैं, जबकि आपको नीड नहीं है उसकी, पर आप वो खरीद लेते हो। आपके दोस्त ने बोला कि मैं भाई ये लाया, तू भी लेके आ, बहुत बढ़िया सामान है। सो वो एक्सटर्नल स्टिमुली है जिससे आपकी प्रॉब्लम रिकग्निशन ट्रिगर होती है। मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक होता है रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये लो कॉस्ट के लिए, जो आप कम प्राइस पे जो प्रोडक्ट खरीदते हो, ये उनके लिए यूज होता है ये वाली टेक्निक, मेथड। इसमें ये पास्ट एक्सपीरियंस हैबिट्स के ऊपर बेस होता है। जैसे कि आप कोई सोप है, टूथपेस्ट है, कोई टूथपेस्ट आपको अच्छा लगता है, आपने पास्ट में यूज़ किया है और वो बहुत अच्छा है, सो आप उसको खरीद लोगे, ठीक है। सो जो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, आपकी हैबिट और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। नेक्स्ट है लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है, थोड़ी सी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, पर जो यूज्ड व्हेन कंज्यूमर हैज सम नॉलेज बट स्टिल कंपेयर ऑप्शन। कि भाई किसी कस्टमर को ना नॉलेज है किसी कपड़े के बारे में कि भाई कॉटन का अच्छा होता है, वुलन का अच्छा होता है, या कौन से फैब्रिक का कपड़ा अच्छा होता है। सो उसके पास नॉलेज है, लेकिन वो फिर भी कंपेयर करता है। कॉटन में भी अलग अलग जो होते हैं उसके, या फिर अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर करता है। जैसे कि बाइंग क्लोथ्स एंड और शूज़, कि भाई किसी पर्टिकुलर ब्रांड के हैं तो 4-5 ब्रांड के कंपेयर कर लिए, बाय कर लिया। सो रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तब यूज़ होता है जब आप थोड़े चीप प्रोडक्ट खरीदते हो। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग जब थोड़े से सही प्रोडक्ट खरीदते हो, थोड़े से महंगे से टाइप। एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कब यूज होता है, जब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव परचेज करते हो, जैसे कि कार खरीदना, घर खरीदना या लैपटॉप, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप, बहुत सारा इसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हो, इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, कंपेयर करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये एक बार का डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि आपने घर खरीद लिया तो कल दोबारा से खरीद लोगे, या कार खरीद ली तो दोबारा से 1 साल बाद ही खरीद लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये वो मेथड है जिसमें हम महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कि आप कोई घर खरीदने जा रहे हो, सो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे, बहुत सारा कंपैरिजन करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च टाइम रिक्वायर्ड होता है। वैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब आप कोई महंगा घर या गाड़ी या लैपटॉप खरीदने जाते हो तो। नेक्स्ट है प्री परचेज सर्च इन्फ्लुएंसेस। प्री परचेज सर्च रेफर्स टू द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय कंज्यूमर बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट टू मेक अ बेटर डिसीजन। सो प्री परचेज क्या होता है और पोस्ट परचेज क्या होता है, खरीदने से, प्री परचेज खरीदने से पहले। सो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सर्चेज फॉर इन्फॉर्मेशन टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। भाई आप जाके थोड़ा ना कि कोई भी सामान खरीदना है तो ऐसे ही जाके बस ला ये वाला देते बढ़िया है, आप उससे पहले सर्च करते हो अगर कोई महंगा सामान है तो। इंफॉर्मेशन सर्च कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होती है कि भाई आपने अगर वो पास्ट में प्रोडक्ट यूज किया है सो वो आपके माइंड में ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक्सटर्नल क्या होगी, आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, फ्रेंड से पूछ लिया या रिव्यू कर लिया, इंटरनेट पे आप जाके यूट्यूब पे देखने लगे, रिव्यू करने लगे, ये होता है इन्फॉर्मेशन सर्च। सो ये प्री परचेज चीजें होती है जो आप करते हो, इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, ठीक है। उसके बाद ये किस पे डिपेंड रहता है सर्च, की प्रोडक्ट कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है उस पर भी डिपेंड रहेगा। अल्टरन फिर उसके बाद क्या करते हो आप, अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। कि भाई कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो सही रहेगा, क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्या क्या ब्रांड इमेज है उसकी, क्या वारंटी सर्विसेज मिलती है। सो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो प्री परचेज सर्च में कौन कौन सी चीज़ें आती है, इंफॉर्मेशन सर्च, अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं खरीदने से पहले, ठीक है। और बाकी आपको बता दिया मैंने कि इंफॉर्मेशन सर्च कैसी हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल भी हो सकती है। इवैल्यूएशन किसके ऊपर बेस होता है, सेकंड पॉइंट में प्राइस के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, फीचर के ऊपर, ब्रांड की इमेज कैसी है, इस पे हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट परचेज बिहेवियर, रेफर्स टू कंज्यूमर बिहेवियर आफ्टर परचेजिंग अ प्रोडक्ट। की पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या होता है, भाई आपने वो सामान खरीद लिया, अब आपका बिहेवियर कैसा है उसको खरीदने के बाद, क्या
क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट को तो बहुत बार रिव्यू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पर फिर भी वो हमें मतलब हम उससे खुश नहीं होते कि भाई बेकार है यार, क्या प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, ऐसा होता है। सो पोस्ट परचेज बिहेवियर कैसा होता है, आउटकम क्या होता है, या तो आप सेटिस्फाई होगे या फिर डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन अगर हो जाएगा, सो रिपीट परचेज आप बार बार खरीदोगे और दूसरों को भी बताओगे। और अगर डिससेटिस्फेक्शन हुआ, सो आप कंप्लेंट्स करोगे, आप रिटर्न कर दोगे, नेगेटिव रिव्यू दोगे और ब्रांड को स्विच कर लोगे और दूसरों को भी बोलोगे कि इसको मत खरीदना। सेकंड पॉइंट है सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस, सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस। देखो, जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। आप ज़्यादा खुश हो तो हो सकता है आप एक सामान की जगह दो तीन और ले लो। या परचेज का पर्पस क्या है, आप किसी के लिए गिफ्ट ले रहे हो या पर्सनल यूज कर रहे हो, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या खरीदोगे। ठीक है, आप किस टाइम पे कहाँ हो। ठीक है, अगर जैसे मान लो आप किसी भीड़ वाले इलाके में खरीद रहे हो कुछ सामान, आप फटाफट लेके वहां से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, आप ज्यादा कुछ देखोगे नहीं कि भाई ये ले लो ये ले लो, बाहर निकल जाओ, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही अजीब सा है। लेकिन वहीं अगर उस शॉप में आप गए जिसमें आपको सामान खरीदना है, वहाँ कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, आप आराम आराम से चीजों को देख रहे हो। सो ये सिचुएशन है ना जिसने इन्फ्लुएंस कर दिया आपको खरीदने और ना खरीदने से, जल्दी खरीदने से। जैसे कि फिजिकल सराउंडिंग, भाई स्टोर का लेआउट कैसा है, जगह काफ़ी है लोगों के जाने के लिए, लाइटनिंग कैसी है। जैसे कि ज्वेलरी शॉप में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, क्यों होती है, ताकि उसमें काला आदमी भी गोरा दिखे। ठीक है, कि फेस पे चमके और वो कुछ पहने अच्छे से, तो वो बहुत अच्छा लगे कि भाई देखो कितना चमक रहा है चेहरा। जबकि आप बाहर आके देखोगे, रियल शीशे में देखोगे, वहां पर चेहरा काफी अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छे से लाइटनिंग वो यूज करते हैं और बहुत ज्यादा लाइटनिंग यूज करते हैं ज्वेलरी शॉप पे। अगर आप किसी अच्छे से ब्रांडेड वाले में गए हो तो आपको पता होगा ये चीजें। टाइम प्रेशर, टाइम का प्रेशर रहता है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई आपको फटाफट सामान खरीदना है, फटाफट किसी के लिए गिफ्ट लेना है, आप कुछ भी उठा के चल दोगे। ये होते हैं सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस। जो सिचुएशन जो होती है ना, वो ये याद रखना, मैं इसको बताऊंगा आगे जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें चीजें। सो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या खरीदोगे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये होता क्या है, इन वर्ड्स का मतलब समझो। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, जब आपने कोई सामान खरीद लिया, उसके बाद देखा होगा आपने बहुत बार आप सामान खरीद लेते हो, आपके माइंड में आता है यार क्यों ले लिया। आप जाके वापस भी नहीं करते कि भाई अब वापस जाऊंगा, बाय दोबारा दे। आप बोलते हो चल ठीक है यार, कोई नहीं, ले लिया तो ले लिया, अब यूज ही कर लेते हैं। या फिर आप बोलते हो कि चल कोई नहीं, काम हो जाएगा। मतलब आपके माइंड में डाउट रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, आप खुश नहीं रहते कि भाई वाह मजे आ गए, बहुत अच्छा लगा, ले लिया मैंने तो, खरीद लिया आज ही सामान। ऐसा बहुत बार ऐसा हो जाता है। और ये जनरली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है, जब आप कोई ज़्यादा प्राइस दे के ले आते हो। जैसे कि आपने कोई ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पे कर दिया, फिर माइंड में रहता है कि यार ज़्यादा तो पे नहीं कर दिया मैंने, डिस्कम्फर्ट रहता है, मतलब माइंड खुश नहीं होता आपका। ठीक है, और ये जनरली एक्सपेंसिव परचेज में होता है। अब इसका क्वेश्चन आया था कि एक कंज्यूमर डिसोनेंस कैसे रिड्यूस करी जाती है। ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर होगा वो पॉजिटिव रिव्यू देखेगा, नेगेटिव नहीं देखेगा। क्यों? नेगेटिव से उसको और ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा कि भाई मान लो 10 लोग हैं, उन्होंने उसमें से 4 लोगों ने, 3 लोगों ने अच्छा बताया, बाकी ने बेकार बताया। वो कोशिश करेगा कि बेकार को अवॉइड करे और 3 को सुन ले। ठीक है, जस्टिफाइंग देयर डिसीजन। उसके बाद मार्केटर्स रिड्यूस डिसोनेंस थ्रू। ये क्वेश्चन याद रखना कि मार्केटर्स या फिर कंपनी डिसोनेंस कैसे खत्म करती है। जैसे कि वारंटीज देती है, ठीक है, और गारंटीज देती है। रीअश्योरेंस एड्स होते हैं जो, देखा होगा आपने कि जब आपने कोई सामान खरीदा महंगा, सो वो ये नहीं बोलते कि आप जाओ, कोई नहीं, आज के बाद अगर ये टूट गया या कुछ भी हो गया, सो हमारे पास मत आना। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते ना। जब आप मतलब जब गारंटी वारंटी में होता है प्रोडक्ट, तो आपके माइंड में रहता है यार अगर 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में, सपोज 3 साल की है उसकी वारंटी, वो खराब हो गया, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, तो आपने वो खरीद लिया। आपके माइंड में आएगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल में खराब हो गया तो वापस कर दूंगा, अगर खराब नहीं हुआ तो चल रहा है, 3 साल चल जाएगा, बहुत है, और क्या चाहिए, ये माइंड में आता है। सो कंपनी जो होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस कैसे खत्म करती है, ये सारी चीजें देखे। जब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, दुकान में खड़े हो, आप ये नहीं सोचोगे कि ये प्रोडक्ट मैंने खरीद लिया, बुरा लग रहा है मुझे। आप ये सोचोगे भाई वाह 3 साल की वारंटी दे रहा है, कुछ खराब हो गया मैं तो आके वापस फट देने से चेंज कर दूंगा। आपके माइंड में ये आता है। और दूसरा
क्या आता है माइंड में आपके कि भाई 3 साल के लिए तो चली जाएगा, 3 साल में कोई गड़बड़ी होगी तो ये बैठे हैं, 3 साल तक अगर इसने चल गया अच्छा तो मेरा तो काम हो ही गया। सो ये सारी चीजें प्रोवाइड करके कंपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस खत्म करती है एक कंज्यूमर के माइंड में। ये आता है क्वेश्चन, इसको देख लेना। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्रोडक्ट, आइडिया और टेक्नोलॉजी स्प्रेड अमंग कंज्यूमर। जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई नया प्रोडक्ट आया, जैसे कि अभी ईवी बहुत चल रहा है। सो कैसे उसको लोगों तक पहुंचाया जाए कि लोग उसको खरीदना शुरू करें, क्योंकि आज भी लोग पेट्रोल, सीएनजी, पेट्रोल इन सब पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी चार्ज करना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है कि भाई चलते रहो पेट्रोल पंप पे, दोबारा पेट्रोल भरवा लो, ऐसा नहीं है कहीं रुक के 2-3 घंटा बैटरी चार्ज करो, फिर थोड़ा चलो, फिर चार्ज करो। सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या होता है कि कैसे इन आइडियाज को, इस नई टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके माइंड से पुराने का भूत उतार के नया भूत चढ़ाया जाए। ठीक है, ये होता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। आगे करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन। ठीक है, ये उसका सब पार्ट है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का, कि इनोवेशन पहले ये बताओ होती क्या है। इनोवेशन क्या होती है? इनोवेशन इज एन आइडिया, प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेस दैट इज perceived as a new by consumer. A product is considered innovative if consumer sees it as a new even if already exists elsewhere. जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा इजी यूज़ है, उसको आप पहले वाले से आराम से यूज़ करें, वो आपके लिए एक इनोवेशन एक तरीके से। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग डिफ्यूजन, कि भाई आप जब कोई प्रोडक्ट है, कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट, जैसे कि ईवी कार है, इसकी बात करते हैं। ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको इन्फ्लुएंस कर देंगे कि भाई लोग खरीदें। जैसे कि रिलेटिव एडवांटेज, कि भाई दूसरों के कंपैरिजन में उसका प्राइस कैसा है, क्वालिटी कैसी है, कन्वीनियंस कैसा है। ठीक है, वो कंपेयर करेंगे कि एडवांटेज देखेंगे कि भाई पेट्रोल कार और ईवी कार में क्या एडवांटेज ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है एडवांटेज। ऐसे टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन हो सकता है। कंपैटिबिलिटी, कंसिस्टेंसी विद कंज्यूमर वैल्यूज, हैबिट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस, इस पे भी डिपेंड होता है कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, या कंज्यूमर किस चीज़ को वैल्यू करता है। अगर एक कंज्यूमर इको फ्रेंडली टाइप का है तो वो ईवी खरीदना चाहेगा। कॉम्प्लेक्सिटी, कि वो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग द प्रोडक्ट। हायर कॉम्प्लेक्सिटी, स्लोअर अडॉप्शन, कि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो शहर में तो लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, गाँव के जो लोग हैं वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, उनको ना किसी ने बताया ना समझाया, बस जाके एक टेक्नोलॉजी थमा दी। जैसे कि मोबाइल की बात करते हैं, आज भी हमारे जो दादा दादी, नाना नानी होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जो, अब हमारे जो फादर्स होते हैं वो तो यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो पुराने टाइप में जो अभी लोग हैं, जो ओल्ड हो गए हैं, वो नहीं करते यूज़, क्योंकि उनको नहीं, कॉम्प्लेक्स है उनके लिए, एक टच का फ़ोन चलाना बहुत मुश्किल बात है। सो वो उसको स्लोली अडॉप्ट करते हैं। ट्रायलेबिलिटी, एक्सटेंड टू विच द प्रोडक्ट कैन बी ट्राइड ऑन लिमिटेड बेसिस, कि भाई वो जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्राई करने के लिए दे देते हैं लोगों को, कि भाई आप खरीदने से पहले ट्राई करके देख लो, तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी, जैसे कि भाई दूसरों को देखते हैं कि किसी और ने ईवी कार खरीद ली, भाई उसके पैसे बच रहे हैं, उसका काम हो रहा है, वो कहीं भी जा शहर में यूज़ कर लेता है गाड़ी को, पैसे बच रहे हैं उसके। सो ऐसे ऑब्जर्व करके दूसरे जो होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो भी खरीद लेते हैं फिर। ठीक है। रेजिस्टेंस टू इनोवेशन, मतलब कि जो कंज्यूमर होता है वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से रेजिस्ट करता है कि मुझे नहीं करनी यूज़। अब वो क्यों करता है ऐसा? ऐसा हो सकता है कि जो अभी वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो उसकी हैबिट बन गई हो, वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हो। जैसे कि पेट्रोल की गाड़ी को यूज़ कर रहा है, या जैसे कि कोई मैनुअल गाड़ी यूज़ कर रहा है, उसमें मैनुअल गाड़ी चलाने में उसको मज़ा आता है, वो ऑटोमेटिक यूज़ नहीं करेगा। सो उसकी हैबिट और कंफर्ट बन गया है। लेकिन अब चीज़ें चेंज होती रहती है, जैसे कि फियर ऑफ चेंज और रिस्क, कि भाई चीज़ें चेंज हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मैं चेंज नहीं करना चाहता। उसको फियर रहता है कि भाई क्यों चीज़ें चेंज करनी, जैसा है वैसा चलने दो। हाई कॉस्ट, ऐसा हो सकता है कि जो उसको अब नई गाड़ी खरीदनी है, जैसे कि ईवी गाड़ी खरीदनी है, वो महंगी पड़ रही हो। भाई जो अच्छी वाली गाड़ी है, अच्छी बैटरी लाइफ के साथ, वो 15-20 लाख की पड़ रही है, उससे अच्छा तो एक 5-7-8 लाख में पेट्रोल ले लो। ये सारी चीज़ें रहती है। लैक ऑफ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है कि अवेयरनेस ना हो, लोगों को ना पता हो उस चीज़ के बारे में। वो रोड पे तो देखते हैं चलते हुए, बट उसके फीचर्स, उसकी चीज़ों के बारे में ना पता हो।
हो सकता है अभी भी आपको बहुत सारी गाड़ियों के बारे में जो ईवी है उनकी ना पता हो कि उनकी बैटरी लाइफ कितनी है, फिर वो कितनी वारंटी देते हैं, या फिर क्या क्या रिप्लेसमेंट होता है, या फिर कितनी बैटरी लाइफ होती है, कितना वो चलती है, हो सकता है ना पता हो आप लोगों को। सो ये अवेयरनेस की बात है सारी। अगर कंपनी बताएगी अच्छे से जो लोगों को जा जा के कि भाई ये इसके फायदे हैं ऐसे ऐसे, सो वो हो सकता है यूज करे। सो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है कि लोगों को नहीं पता। कल्चर और सोशल बैरियर, बहुत सारे लोग जो है वो कल्चर और सोशल बैरियर की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं खरीदते क्योंकि उनका कल्चर अलाउ नहीं करता। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग वेज नहीं खा नॉन वेज नहीं खाते, क्यों? क्योंकि उनका कल्चर अलाउ नहीं करता ये सारी चीज़ें। ठीक है, रेजिस्टेंस टू इनोवेशन। सो ये इनोवेशन में कैसे हो जाता है कि भाई हो सकता है कोई ना यूज़ करना चाहता हो कोई प्रोडक्ट क्योंकि वो उसका कल्चर नहीं अलाउ कर रहा, जो भी है। अडॉप्शन प्रोसेस, क्या अडॉप्शन प्रोसेस होता है? पहला अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर बिकम अवेयर ऑफ इनोवेशन, कैसे वो अडॉप्ट करेगा। उसके बाद इंटरेस्ट, कंज्यूमर उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता करेगा प्रोडक्ट के बारे में, फिर इवेलुएट करेगा कि वो कितना यूज़ हो रहा है, कितना यूज़फुल है, कितना नहीं है, फिर ट्रायल करेगा, उसका यूज़ करेगा। जैसे कि लिमिटेड एक्सेस में बताया था मैंने कि लिमिटेड देते हैं ना कि ईवी गाड़ी चल रही है भाई आप यूज़ कर लो, या फिर आप अपना वो करवा लो, रजिस्टर करवा लो, 100-200 रुपये दे के आप उसको यूज़ कर लो, 1 घंटे के लिए यूज़ करके देख लो। अडॉप्शन, फिर उसके बाद वो अडॉप्ट कर लेते हैं और प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है एक अडॉप्शन प्रोसेस कि एक कंज्यूमर कैसे अडॉप्ट करता है नई टेक्नोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखना कि आ सकता है कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट कैसे हेल्पफुल होता है कंपनी के लिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कुछ भी बन सकता है वो तो घुमा फिरा के, पर आप ये समझो कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट होता क्या है। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट रेफर टू द डिग्री ऑफ इंटरेस्ट, अटेंशन एंड एफर्ट कंज्यूमर पुट्स इनटू अ परचेज डिसीजन। देखो मैं भी ये आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई सामान खरीदते हो, अगर वो महंगा प्रोडक्ट है या वो जैसा भी है, उसका आप रिव्यू ज़रूर डाला करो, फीडबैक ज़रूर डाला करो। अगर आप कोई अमेज़न से सामान खरीद रहे हो तो उसका फीडबैक डालने से पता है क्या होता है? पहला, जो कंपनी होती है वो अपने आप को सुधार पाती है। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप सपोज़ करो कि 20 लोगों का फीडबैक सेम गया कि भाई ये प्रोडक्ट बेकार है, बेकार है, बेकार है। वो कंपनी क्या नोटिस नहीं करेगी? वो समझ जाएगी। उसके बाद जो फीडबैक, सपोज़ मैं हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ जो आपने खरीदा है। सो मैं जब उसका फीडबैक देखूंगा कि भाई लोगों ने दिया है फीडबैक, तो मे बी मैं उसको ना खरीदूं, मैं तो बच जाऊंगा ना, मेरे पैसों का नुकसान नहीं होगा। क्यों? आपकी वजह से। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर फीडबैक रिव्यू दिया करो। किसी शॉप पे जाते हो तो गूगल पे भी आ जाता है शॉप का एड्रेस, वहाँ भी फीडबैक दिया करो ताकि कोई दूसरा पर्सन जाने से बच सके, उसका नुकसान ना हो। ये कंज्यूमर अवेयरनेस होगा एक तरीके से। सो ये आप काम कर सकते हो, दूसरों का नुकसान होने से बचा सकते हो। ठीक है, रोल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, हाई इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है भाई, जब कंज्यूमर आप रेगुलरली फीडबैक दोगे सो कंपनी को बहुत हेल्प मिलेगी भाई, इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि वाह यार हमारे प्रोडक्ट में ये दिक्कत है, ये कमी है, ये सही है, अगर सबके सब फीडबैक देना शुरू करें तो। लेकिन लो इन्वॉल्वमेंट रिजल्ट इन रूटीन और हैबिचुअल परचेजेस, कि भाई लो इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है कि एक तो कंपनी को भी बहुत दिक्कत होती है समझने में कि भाई लोग पसंद कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे प्रोडक्ट को, या कैसा लग रहा है। ऊपर से आप हैबिचुअल करना शुरू कर देते हो परचेजेस, मतलब कि आप उसे खरीद लिया, नहीं खरीदा, इन सब चीज़ों से। लेकिन आप जब हाई इन्वॉल्वमेंट रहते हो, सो उससे क्या होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हो, केयरफुल इवैल्यूएशन करते हो। लेकिन लो इन्वॉल्वमेंट रहता है आपका किसी प्रोडक्ट को लेके, सो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं करते, खरीद लेते हो रूटीन बेसिस पे कभी-कभी। ठीक है, हाई इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लुएंस, टाइम स्पेंट ऑन डिसीजन मेकिंग, ब्रांड कंपैरिजन, सेंसिटिविटी टू प्राइस, क्वालिटी। एग्जाम्पल, हाई इन्वॉल्वमेंट कार, लैपटॉप, इंश्योरेंस, इनमें बहुत ज़्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट होता है कंज्यूमर का, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सो हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट तो समझ में आ गया ना, कि हाई इन्वॉल्वमेंट कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, ज़्यादा कंपेयर कर रहा है, ज़्यादा सर्च कर रहा है। लो इन्वॉल्वमेंट वो इतना सर्च नहीं कर रहा, वो बस खरीद लेता है कि भाई हाँ ठीक है खरीद लिया, ज़्यादा ज़्यादा मतलब उसमें चक्कर में पड़ता नहीं है। लो इन्वॉल्वमेंट का एग्जांपल जैसे कि सोप, टूथपेस्ट। अब आप टूथपेस्ट खरीदने से पहले 50 टूथपेस्ट को कंपेयर थोड़ा ना करते हो कि भाई क्लोजअप है ये ले लो, सेंसोडाइन है ये उठा लो, कोई सा भी ले आते हो आप, या फिर जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो उसको खरीद लेते हो, ज्यादा सोचते नहीं हो। ये होता है हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट।
और जैसा कि मैंने बताया, आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी नहीं, आपका एक कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट कंपनी के साथ भी होना चाहिए, फीडबैक भी देना चाहिए आपको, ठीक है, उससे भी रिलेटेड था। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने पहली बात वो बोली थी, वो सिर्फ इसलिए बोली थी कि आपका जो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट है ना, वो कंपनी के साथ इसलिए होना चाहिए कि आप फीडबैक वीडबैक दे सको, ठीक है। यहाँ पर हाई इन्वॉल्वमेंट का मतलब है इन्फॉर्मेशन सर्च करना, लो इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कम इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है कि भाई एक कस्टमर था, उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, वो खुश हो गया, या फिर उसको जितनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा अचीव हो गई, कि भाई आपने सोचा था कि काम चल जाएगा तो सही रहेगा, पर वो प्रोडक्ट ऐसा चल रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? भाई जब आप एक कंपनी के प्रोडक्ट से खुश हो जाते हो तो आप उसको बार बार खरीदते हो, उसके बाद आप दूसरों को भी बताते हो। उसके बाद क्या होता है? रिड्यूस कंप्लेंट्स एंड ब्रांड स्विचिंग। आप कंप्लेंट करना, ब्रांड स्विचिंग को भी रिड्यूस कर देते हो। डिससेटिस्फाई कस्टमर में रिटर्न प्रोडक्ट और स्प्रेड नेगेटिव रिव्यूज। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो नेगेटिव रिव्यू देगा हर जगह और प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा, जिससे कि कंपनी की जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। सो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर वो खुश है तो आपका काम हो जाएगा, वो खुश नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। फैक्टर अफेक्टिंग सेटिस्फेक्शन, जैसे कि उसकी क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, क्या प्राइस पे क्या वैल्यू मिल रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है। अगर कोई कंपनी का आपने कोई एसी खरीदा और एसी की सर्विसेज नहीं मिल रही है आपको, हो सकता है आप उसकी उसको पसंद ना करो कि भाई यार एसी तो खरीद लिया, अब इसको सही करवाना है तो लोकल से करवाना पड़ रहा है, सर्विसेज नहीं दे रहे, इन्होंने कहा था कि 2-3 सर्विस फ्री मिलेगी, आ नहीं रहे, पैसे चार्ज कर रहे हैं, या फिर मतलब हिडन चार्जेस कर रखे हैं कुछ, ये सब चीज़ें। सो ये होती है जो सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। कंज्यूमर बिहेवियर ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन, जैसे कि जिससे क्या होता है अंडरस्टैंडिंग की बाइंग बिहेवियर, कि उसका खरीदने का बिहेवियर कैसा होगा। और ये डिसिप्लिन्स क्या होते हैं? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कि भाई उसके पास कैसा पैसा है, क्या प्राइस है, क्या डिमांड है इकोनॉमिक्स में, कैसी फैमिली, कल्चर, सोशल क्लास कहाँ से आता है वो, क्या उसकी साइकोलॉजी है, मोटिवेशन, परसेप्शन क्या है चीज़ों को लेके। एंथ्रोपोलॉजी, किस कल्चर से, किस ट्रेडिशन से, लाइफस्टाइल से वो बिलोंग करता है। मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, की कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी या उसकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी कैसी है। इंपॉर्टेंस क्या होती है इन डिसिप्लिन को समझने की? ये एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कंज्यूमर्स के बारे में। मार्केटिंग में इसकी हेल्प मिलती है। मार्केटर्स जो होते हैं वो डिज़ाइन कर पाते हैं कि क्या कैसे मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की। इम्प्रूव्स प्रिडिक्शन ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्स, की कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कैसा होगा अगर हम ये मार्केटिंग लेके आएंगे। सो कंज्यूमर बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसके अंदर कुछ डिसिप्लिन्स आते हैं जो कि मैंने आपको बता दी, जो कि हेल्प करते हैं कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर को समझने में, कि उसका बाइंग बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है रिसर्चिंग कंज्यूमर बिहेवियर। रिसर्चिंग कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स मार्केटर्स अंडरस्टैंड हाउ, व्हाई, व्हेन एंड वेयर कंज्यूमर्स बाय, कि कब, कहाँ, कैसे वो कंज्यूमर सामान को खरीदेंगे। इनेबल बेटर मार्केटिंग डिसीजन, जैसे कि ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर। आपने देखा होगा जब आप किसी कोई सामान खरीदने जाते हो किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब पे, आप देखते होंगे जो आप प्रोडक्ट सर्च करते रहते हो ना, फिर होम पेज पे या बार बार आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपका ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर समझ चुके हैं। सारा वेबसाइट का कंट्रोल उनके पास है, उनको पता है कि कस्टमर कहाँ सर्च कर रहा है, क्या क्लिक कर रहा है, क्या वो देख रहा है प्रोडक्ट ऑनलाइन, सो उसको समझ में आ जाता है। इन्फ्लुएंस बाय वेबसाइट डिजाइन एंड ईज ऑफ यूज, ऑनलाइन रिव्यू, रेटिंग, प्राइस कंपैरिजन, डिस्काउंट। सो जो ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर है ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा है, कि भाई इजी टू यूज है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कैसे ही यूज करनी है वो वेबसाइट, या कैसे ऑनलाइन रिव्यू है, क्या डिलीवरी स्पीड और आपकी रिटर्न पॉलिसी है। इन सारी चीज़ों पे कस्टमर का बिहेवियर, ये ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर होता है, ठीक है। जो डिपेंड करता है खरीदने पे सामान, की वेबसाइट कैसी होगी, ऑनलाइन रिव्यू कैसा होगा, प्राइस कंपैरिजन कैसा होगा, प्रोडक्ट का मतलब है कि नहीं है, या डिस्काउंट्स हैं, पेमेंट ऑप्शन कैसे होंगे। कंज्यूमर रिले हैवीली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। आजकल तो ऐसे ही हो गया कि हर कोई ऑनलाइन ही सामान मंगा रहा है।
ऑनलाइन बिहेवियर हेल्प्स फर्म यूज डाटा एनालिटिकल एंड पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया अमेजोन फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देके, आप जो सर्च करते हो, जो प्रोडक्ट देखते हो, वो कंपनी डाटा यूज करती है, फिर आपको उसी के हिसाब से मार्केटिंग करती है, ठीक है। और ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, जो कि मैंने भी बताया, वेबसाइट डिज़ाइन, ऑनलाइन रिव्यू, प्राइस कंपैरिजन, पेमेंट, कि वो सामान खरीदेगा, खरीदने से पहले ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी उसको। अगर पेमेंट ऑप्शन उसको सेफ ना दिखा तो वो नहीं खरीदेगा कि भाई मैं अपना कहीं अकाउंट डालूं और मेरे अकाउंट से कहीं डाटा चला जाए और पैसा सारा निकल जाए मेरे अकाउंट से, क्यों खरीदेगा वो। अगर सिक्योरिटी अच्छी होगी, पेमेंट अच्छी होगी, ऑनलाइन रिव्यू ज़्यादा, कहीं कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं है जिसपे रिव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा, कोई क्यों खरीदेगा। ये ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर होता है एक वेबसाइट पे, और ये सारी चीज़ें जो होती है ये इसको इन्फ्लुएंस करती है सामान खरीदने से पहले। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ना, वो डिफर करता है, जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ शुरू से, कि वो इंडिविजुअल, ग्रुप और डिफरेंसेस, मतलब इंडिविजुअल का अलग हो सकता है, ग्रुप्स का अलग हो सकता है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, कल्चर का, सबका अलग अलग हो सकता है बिहेवियर। ये जो बिहेवियर है ये एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन, रीजन, किस रीजन से आते हो, क्या रिलीजन है आपका, क्या कल्चर फॉलो करते हो, क्या एज है, क्या जेंडर है, छोटे बच्चे की एज है, उसके प्रोडक्ट अलग होंगे, उसका बिहेवियर खरीदने का, उसको जो पेरेंट्स उसके लिए खरीदेंगे वो अलग होगा, बड़े के लिए, अडल्ट के लिए अलग होगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें। डाइवर्सिटी रिक्वायर मार्केट सेगमेंटेशन एंड कस्टमाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब कि एज के बेस पे डिवाइड कर देना। कंपनी ने डिवाइड कर दिया कि भाई इस ग्रुप के बच्चे इतने हैं, इस ग्रुप के हमारा सामान खरीदने वाले इतने लोग हैं, इसके इतने खरीदने वाले लोग हैं। अब मान लो कंपनी का जो सामान खरीद रहे हैं, जो कंपनी सामान बना रही है वो ज़्यादातर बच्चों के लिए बना रही है, तो मेन कस्टमर्स तो उनके वो हो गए ना, सो वो उनको टारगेट करेगी, उनके पेरेंट्स को टारगेट करेगी ताकि वो सामान खरीदे, वो मार्केट सेगमेंट करके टारगेट कर देगी। रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, शुरू में ही बताया था कि कंज्यूमर बिहेवियर का मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। भाई जब कंज्यूमर का बिहेवियर जब मार्केटिंग कंपनी समझ लेती है, सो वो क्या होता है, उससे टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, इनोवेशन कैसा होगा, प्राइसिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ों में कंज्यूमर बिहेवियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड, कि कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग में कैसे हेल्प करता है, कंज्यूमर बिहेवियर एक कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट का नेम है ना, उससे रिलेटेड ही 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसकी अच्छे से तैयारी करना। अब लास्ट टॉपिक करते हैं और फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ इस पेपर से रिलेटेड। कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडियन पर्सपेक्टिव। सो क्या है कि देखो, जो हमारे इंडिया में जो लोग हैं, एक तो प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा है चीज़ों को लेके। क्यों, एक तो इनकम भी कम है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सो लोग कम कमाते हैं, जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। सो ज़्यादातर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, पुअर पीपल है। सो ये जो बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं हर चीज़ों को लेके, कि सस्ते में मिल जाए चीज़ें और कम से कम प्राइस में मिल जाए। फैमिली सोशल इन्फ्लुएंस बहुत है यहाँ पर, मेजर रोल है, क्योंकि हम ना हमारे इंडिया में ज़्यादातर ग्रुप्स में, फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब वो इकट्ठा होकर क्या खरीदेंगे सामान, वो फैमिलीज पे और सोशल इन्फ्लुएंस बहुत है इंडिया के अंदर। कल्चर, एक तो कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसकी वजह से भी जो कंजप्शन पैटर्न है वो अलग अलग है रीजन्स में। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स, ये भी एक, इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स बहुत हो रही हैं आजकल, हर दुकान पे क्यूआर कोड लग गए हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत, मतलब इंडिया में ऐसा हो रहा है कंज्यूमर बिहेवियर में। प्रेफरेंस फॉर ट्रस्टेड ब्रांड्स अलॉन्ग विद लोकल एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, कि भाई ब्रांड्स पे भी फोकस ज़्यादा रहता है इंडिया के लोगों का, और लोकली भी काम हो जाए तो ठीक है। जैसे कि कोई मोबाइल रिपेयर कराना है किसी को, अगर वो सर्विस सेंटर पे जाएगा, हो सकता है वो ज़्यादा चार्ज करे, ठीक है, वहीं वो लोकल में करवा लेगा उसको काम को कम पैसों में। सो वो ब्रांड को भी कर सकता है प्रेफर, या फिर लोकल एरिया में भी काम करवा सकता है। हेल्दी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे फोकस है कंज्यूमर बिहेवियर का जो इंडिया में है, ठीक है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मैं आपको कुछ, करते हैं।
सो ये आपका सिलेबस है पूरा। ये सारे जो टॉपिक्स येलो से हाईलाइटेड है ये मैंने कवर नहीं कराए हैं, जो येलो से हाईलाइटेड नहीं है वो मैंने कवर करा दिए हैं। कंज्यूमर वर्सेस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, ये कर लेना कि भाई कंज्यूमर का बिहेवियर तो कम होता है ना, क्योंकि उसका बिहेवियर अलग होगा कि वो तो अपने डे टू डे में सामान खरीदेगा, लेकिन एक इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर अलग होगा। एक इंडस्ट्री का जो बल्क बल्क में वो सामान खरीदते हैं इंडस्ट्री में, सो उनका जो कंजप्शन पैटर्न है वो अलग होगा। कंज्यूमर लर्निंग क्या होती है देख लेना। सोशल क्लास, रेफरेंस ग्रुप एंड फैमिली इन्फ्लुएंसेस, ये तो खैर बता ही दिया है, बट देख लेना इसको भी। आउटलेट सिलेक्शन एंड परचेज डिसीजन, सो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये मैंने कवर नहीं कराए इस वीडियो के अंदर, इनको देख लेना। बाकी ये वीडियो में आपका 90 to 95% टोटल सब कुछ कवर है, अच्छे से कर लेना, बस आप सारे टॉपिक को समझ लेना। अब करते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस, स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका पेपर है मई 2025 का। पहला क्वेश्चन क्या है 3 मार्क्स में, देखो आप क्या करना कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो कोशिश करना, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है तो उसको 2 पेज पे लिखना, ठीक है। तो जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपके 10 पेजेस कवर हो जाएंगे और आप अच्छे से लिख भी पाओगे। अगर 1-2 क्वेश्चन में आपको बस 1 पेज ही भर पाते हो, आप उतना ही आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ कर सकते हो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। डिफाइन कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड इट्स रोल इन मार्केटिंग, ये मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, एग्जाम्पल के साथ क्या होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये भी आपको पता है अब। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट भी कि भाई कंज्यूमर का हाई इन्वॉल्वमेंट कब रहता है, जब वो कोई वैसा मतलब प्रोडक्ट खरीदता है, ज़्यादा महंगा खरीदता है। लो इन्वॉल्वमेंट कब रहता है, जब वो कोई चीप प्रोडक्ट खरीदता है। इट्स रोल इन मार्केटिंग क्या है, भाई मार्केटिंग वालों को हेल्प मिलती है चीज़ों को समझने में, वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाते हैं, सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। आइडेंटिफाई 3 की साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 3 की साइकोलॉजिकल क्या होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, क्या उसका एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर के बिहेवियर को हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग करने में। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ब्रांड लॉयल्टी, जैसे कि मैंने बताया कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, वो बार बार रिपीट परचेज करता है, दूसरों को भी बताता है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज सिचुएशनल इन्फ्लुएंस इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि कंज्यूमर जो होता है वो अगर अलग अलग सिचुएशन में अर्जेंसी है तो उसका डिसीजन मेकिंग अलग होगा। इन्वायरमेंट कैसा है, क्या वो खरीदना चाह रहा है, किसके लिए वो खरीद रहा है, प्राइवेट या गिफ्ट है कुछ, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है उसका कंज्यूमर डिसीजन क्या होगा खरीदने का। हाउ डू लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज इम्पैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे कि कोई लाइफस्टाइल, कोई अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है, लग्जरी वग्जरी ये सब फॉलो करता है, सो उसका जो बिहेवियर है वो अलग होगा, वो लग्जरी प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेगा। कोई वैल्यूज जैसे कि हेल्थ, फिटनेस, इन सब पे सो उसका बिहेवियर अलग होगा। ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देखो अब जो ये 7.5 मार्क्स के आते हैं ये आप 3 पेज में लिख सकते हो, 3 पेज में तो इनको लिख के आना। सो इसमें आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले 5 क्वेश्चंस थे, सपोज आपने 2-2 पेज पे लिखे हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं लिखे तो 8 पेज पे वो आ गए, ठीक है। 6, 7, 8, ये कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 6 पेज पे ये आ गए, तो टोटल कितने हो गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आपके टोटल 14 पेज कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं 15 मार्क्स के, इसमें आप 4-4 पेज का लिखने की कोशिश करो, तो 14 पहले हो गए थे, 4 त्रिज्या 12, 12 पेज यहाँ पर कवर हो गए, तो टोटल 14, 15, 16, 26 पेज आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सपोज 12 नहीं लिख पाए, 10 लिख पाए, किसी में एक पेज कम रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 22 से 23 पेज लिख पाओगे। आप ऐसे टारगेट करा करो कि क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। सो एनालाइज हाउ रिटेल स्टोर एटमोसफेयर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परचेज डिसीजन, आप किसी स्टोर पे गए, वहां पर पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, सो हो सकता है कि आप वहां ना जाओ, आप किसी ऐसे स्टोर पे चले जाओ जहां पार्किंग फैसिलिटी है। क्यों, क्योंकि आप गाड़ी कहाँ खड़ी करे, कहाँ पर खड़ी करोगे अपनी गाड़ी, आप गए हो तो, सो वहां पर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा वो स्टोर दिखने में है, बाहर से कैसा है, ये सारी चीजें आपके जो डिसीजन कंज्यूमर का परचेज डिसीजन है इस पे बहुत इसको इन्फ्लुएंस करती है। आप अंदर गए, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ लोग कैसे बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर परचेज डिसीजन में हेल्प करेंगी।
सपोज ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, वैसे इजी है, आप क्वेश्चन 8 कर लो। यूजिंग एन एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ अ कंपनी कैन सेगमेंट इट्स मार्केट बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। कि एक मैकडी का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैकडी है, उसमें ऐसे कंज्यूमर भी होंगे जो कम कैलोरी वाला फूड पसंद करेंगे, वो कंपनी उसको वैसे सेगमेंट कर देगी। कुछ ऐसे होंगे जो कॉम्बो मील लेना पसंद करते होंगे, वो उनको अलग सेगमेंट कर देगी। कुछ ऐसे होंगे जो मैकडी में कभी कभी आते होंगे बट महंगा खाना खाते होंगे, महंगे प्रोडक्ट, महंगे बर्गर ये ऑर्डर करते होंगे, वो उसको उसके बेस पे सेगमेंट कर देगी। कुछ लॉयल कस्टमर्स होंगे, उनके बेस पे सेगमेंट कर देगी, या फिर प्राइसिंग के ऊपर। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो कंपनी है वो सेगमेंट कर देगी अलग अलग, कि जो कंज्यूमर है बिहेवियर कैसा है इनका। कि पार्टीज करने के लिए आते हैं, 4-5 लोग आते हैं, वो कॉम्बोज मंगाएंगे। एक अलग अकेला बंदा आता है खाने के लिए, उसको सेगमेंट कर देंगे, ये सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें मंगाता है, छोटी मोटी मील मंगाता है बस। सो ये ऐसे सेगमेंट करती है कंपनी अपने कंज्यूमर बिहेवियर के बेस पे मार्केट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी का, इवेल्युएट द रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च इन डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जैसे कि मैंने बताया था कंज्यूमर का रोल क्या है भाई, वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, मार्केटिंग में, इन सब में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करती है, समझती है, उससे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल हो जाती हैं। अब आपको इसमें चॉइस मिली है, 3 क्वेश्चन तो करने हैं, 9, 10, 11, 12, 13 में से 3 कर लो कोई भी। और ऐसे क्वेश्चन चूज करना चॉइस में जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको, क्योंकि वहाँ आपको एडवांटेज ज़्यादा रहेगा। ऐसा मत चूज कर लेना जिसमें आपको सिर्फ आपको वो क्वेश्चन आता हो और थोड़ा बहुत आता हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये मैंने बता दिया। अब सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से नहीं आता, आप उसको अवॉइड कर दो। और सपोज आपको ये निकोसिया मॉडल के बारे में, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है, मैंने थोड़ा ही बताया था, आप इसको डिटेल में कर लेना वैसे। सो ये नहीं आता आपको, आप कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लो। नेक्स्ट है 11, असेस द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन शेपिंग कंज्यूमर चॉइस। अब ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मैंने कराया भी नहीं है, पूरे टॉपिक में कहीं भी कवर नहीं है, आप पूरी चीजें समझ चुके हो। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, फीडबैक देते हैं। इससे क्या होता है, कंज्यूमर उनके पास जाके फीडबैक देखता है, रिव्यू देखता है। आज के टाइम पे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, मोबाइल का फीडबैक भी है, लैपटॉप का, हर चीज का रिव्यू अवेलेबल है। सो वो हेल्प ही तो कर रहे हैं आपको, कंज्यूमर को हेल्प कर रहे हैं वो चूज करने में प्रोडक्ट को। या बहुत बार वो क्या करते हैं, उनके कहने पे आप सामान खरीदते हो। ठीक है, सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हेल्प कर रहे हैं शेप करने में कंज्यूमर की चॉइस को। डेवलप अ कंज्यूमर फोकस्ड मार्केटिंग प्लान फॉर अ न्यू ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। अब सपोज आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, कोई नहीं, आप 13 एक बार पढ़ो, मैं इसको ही बताऊंगा अभी। इवेल्युएट हाउ कंपनीज कैन रिड्यूस पोस्ट परचेज डिसोनेंस एंड इम्प्रूव कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जैसे कि पोस्ट परचेज क्या था, डिसोनेंस। सो पोस्ट परचेज डिसोनेंस में क्या था कि खरीदने के बाद उसका जो बिहेवियर होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस है एक तरीके से, कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। पोस्ट परचेज डिसोनेंस जो उसको आता है कि भाई मैंने सही किया, नहीं किया, या ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो गया, इस सब को रिमूव करने के लिए क्या करती है कंपनी, जैसे कि मैंने बताया था, वारंटी देती है और गारंटीज देती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ करती हैं। ठीक है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हो कि भाई उससे रिव्यू ले सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं उसको, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इनको देख लेना अच्छे से। बाकी इजी क्वेश्चन है, बात बस इतनी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब डेवलप अ कंज्यूमर फोकस्ड मार्केटिंग प्लान फॉर अ न्यू ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोला है आपने, सो आप ये सोचोगे कि कौन, आप किसको आप टारगेट करोगे, क्या आपका क्या क्या सामान रखोगे, आप सीनियर लोगों को टारगेट करोगे, स्टूडेंट्स को आप टारगेट करोगे, किसको खरीदोगे, हाई वॉल्यूम पर कि आप बल्क में थोड़ा ऑर्डर करवाओगे कि भाई बल्क में खरीदो थोड़ा सामान, ऐसा करोगे। या फिर आप क्या हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं इसमें कि हाँ, कि आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, कि आप उसको अगर कुछ ख़राब निकल गया उसको कैसे रिटर्न करोगे, डिलीवरी कैसी होगी, फास्ट डिलीवरी, ये सारी चीज़ें। और आप इसमें क्या लिख सकते हो कि मैं मार्केटिंग मिक्स भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। एक
कंज्यूमर फोकस्ड मार्केटिंग प्लान डेवलप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझा पाऊँ जितना अच्छे से हो पाए। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, उनको भी हेल्प हो जाएगी। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आपके लिए ये पेपर कुछ भी नहीं है, इजी है। आप सारे पेपर आराम से क्लियर कर लोगे। बेसिक्स आप कॉन्सेप्ट समझा करो, और कॉन्सेप्ट समझने का सबसे आसान तरीका है, जो भी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो वहाँ पर आप अपने आप को रख के देखो। आप एक कंज्यूमर बन के देखो। ठीक है, आप ऑलरेडी हो कंज्यूमर, आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो, कंज्यूमर हो आप, बट आप उस चीज़ों को मतलब डेली होती है वो चीज़ें, बट थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली इनको पढ़ते नहीं होते अच्छे से। सो आप समझ के देखो कि आप दुकान पे जाओगे, फ़ोन खरीदोगे, क्या-क्या देखोगे, फ़ोन खरीदने से पहले क्या-क्या करोगे, ये आपका बिहेवियर है, ऐसे आप समझो। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बस कर देना चैनल को सब्सक्राइब। सो थैंक यू, बाय। एंड एक चीज़ और, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आप अच्छे से करके आओगे, टेंशन लेने की नीड नहीं है। आराम से बस कॉन्सेप्ट को समझो, आप पेपर करके ही आ जाओगे, पास तो हो ही जाओगे। थ्योरी वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। और बाकी आपके सेमेस्टर 5 में एमसीक्यू आएंगे, उनको भी देख लेंगे। ठीक है, सो बाय।